So we are starting the part 3 of the previous year question TS Lawset exam 2025 shift 1 में जो हुआ था. So please start the 88th question. Please read 88th question. A master is liable for the wrongful acts of his servant. The liability is called as? The master is liable for the wrongful act of his servant. Then the liability is called as what type of liability का मतलब क्या है? What do you mean by liability? Asset, sir. नहीं liability. Liability means responsibility in general. Liability का मतलब क्या है? Responsibility in general. Responsible. और liability means legal responsibility. जो कानूनी तौर पे जो रेस्पॉन्सिबल आती है आपकी, लीगल ऑब्लिगेशन बोलते हैं. लायबिलिटी मीन्स लीगल ऑब्लिगेशन, ना कानूनी तौर पे जो आपको काम करना है उसको बोलते हैं लायबिलिटी. ठीक है. इसका ऑपोजिट एक और एक आता है एसेट्स. एसेट का मतलब ये होता है कि जो भी चीज से आपको फायदा हो रहा वो एसेट हो गया. और लायबिलिटी का दूसरा मीनिंग ये होता है कि जो भी चीज से आपका नुकसान हो रहा, छोटा या बड़ा, वो क्या होगा? लायबिलिटी हो गई. समझ में आ रहा? क्लियर पॉइंट. सो व्हाट इज लायबिलिटी? Legal हेलो. obligation in law. लीगल ऑब्लिगेशन माने कानूनी तौर पे जो आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है उसको बोलते हैं लीगल ऑब्लिगेशन. ठीक है. अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं? व्हाट इज द क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड? क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं? व्हाट इज द क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड? क्वेश्चन पढ़ना 10 बार. क्या है? आवाज आ रही है मेरी? जी सर. प्लीज रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन A पढ़िए. master is liable. A master is liable for the wrongful acts of his servant. The liability is called as? सो जब एक मास्टर इज लायबल फॉर द हिज सर्वेंट, तो मास्टर की जिम्मेदारी क्या बोलते? क्या बोलेंगे इसको आप? वाइकैरियस लायबिलिटी. क्या बोलेंगे इसको? वाइकैरियस लायबिलिटी मीन्स इनडायरेक्ट लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी. वाइकैरियस लायबिलिटी का मतलब क्या है? Indirect legal responsibility. मतलब आप स्कूल में कभी बदमाशियां करें? कभी स्कूल में बदमाशी करे नहीं करे? कोई भी नहीं करे. Correct, sir. तो आप बदमाशी करे, बड़ी बदमाशी हो गई, तो क्या पेरेंट्स को बुला के लाओ? बोले नहीं बोले? कभी लेके गए पेरेंट्स को? नहीं बोले सर. अब आप अगर बदमाशी करे तो पेरेंट्स कहीं को आना, जिम्मेदारी किसकी बनती? जो बदमाशी करा उसकी बनती ना. लेकिन आके पेरेंट्स कहीं को आना कॉलेज को.
या बात करने। आप तो रेस्पॉन्सिबल है, आप तो डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल है, लेकिन आपकी पेरेंट्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या बन जाती थी? व्हाट टाइप ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी द पेरेंट्स हैव? पेरेंट्स की कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती? आ रही बच्चों आवाज की। नहीं आ रही है? जब आप आ रही सर। डायरेक्टली कोई काम जब आप डायरेक्टली कोई काम करें तो आपकी जिम्मेदारी बनती, डायरेक्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती। लेकिन आप Vicarious responsibility. माने इनडायरेक्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब आप कुछ Yes. बदमाशी करे या कुछ कुछ गलत काम करे या होमवर्क नहीं करके आए, तो पहले पेरेंट्स को बुलाओ बोलते। हाउ मेनी ऑफ यू, कितने कितने जने पेरेंट टीचर मीटिंग पेरेंट्स के साथ अटेंड करते थे? कभी लेके गए पेरेंट्स को पेरेंट टीचर मीटिंग में? Yes, sir. नहीं सर। Mostly. Yes, sir. तो कितने बार टीचर शिकायत करे, कुछ तारीफ करे या शिकायत करे पेरेंट टीचर मीटिंग? सो अगर आप कोई स्टूडेंट गलती करा, आप लोग एज ए स्टूडेंट गलती करे, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती? इनडायरेक्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती। so that indirect responsibility is called as vicarious liability। तो समझ में आ गया? ये सर नो? Yes, Yes, sir. sir. वैसे ही एक एग्जांपल दें, मास्टर एंड सर्वेंट। एक क्या दिया? मास्टर एंड सर्वेंट। और क्या क्या हो सकता है बोलिए इनडायरेक्ट रेस्पॉन्सिबिलिटीज का रिलेशनशिप्स? Boss and employee. एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, और पार्टनर, फॉर्म एंड इट्स पार्टनर्स, कंपनी एंड इट्स डायरेक्टर्स। और क्या क्या हो सकते हैं? प्लीज सी द चैट बॉक्स, उसमें आपको मैं लिखा, आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द एग्जांपल्स। एक मास्टर एंड सर्वेंट, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज, फॉर्म एंड इट्स पार्टनर्स, कंपनी एंड इट्स डायरेक्टर्स। ठीक है? सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ vicarious liabilities। तो व्हाट इज vicarious liability? Indirect Indirect responsibility. ये कौन से सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट है? Torts. टॉर्ट्स। व्हाट इज टॉर्ट? टॉर्ट्स का मतलब क्या Wrong है? against wrong against single individual. इट्स ए प्राइवेट रॉन्ग, रॉन्ग अगेंस्ट सिंगल इंडिविजुअल और प्राइवेट रॉन्ग बोलते हैं। ठीक है? तो एक एक ऑप्शन है, ठीक है? दूसरे ऑप्शन में क्या है? एब्सोल्यूट लायबिलिटी। व्हाट इज एब्सोल्यूट लायबिलिटी? एब्सोल्यूट का मतलब क्या है? लायबिलिटी का मतलब क्या है? Responsibility. एब्सोल्यूट विद लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी आता है ये। एब्सोल्यूट का मतलब क्या है?
एब्सोल्यूट का मतलब क्या है? Confirm. एब्सोल्यूट का मतलब है विदाउट एनी एक्सेप्शंस। सो Mhm. एब्सोल्यूट लायबिलिटी माने लीगल लायबिलिटी विदाउट एनी एक्सेप्शंस। एमसी मेहता केस। सो व्हाट इज एब्सोल्यूट लायबिलिटी? Legal responsibility. लीगल लायबिलिटी विदाउट एनी एक्सेप्शंस। चैट बॉक्स, प्लीज सी द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में दिया डेफिनेशन आपको। Yes, sir. व्हाट इज एब्सोल्यूट लायबिलिटी? Legal liability without any exceptions. और एक एक केस लॉ को याद रखना है, वो क्या है? एमसी मेहता केस याद रखिए। वो क्या है क्या नहीं है मैं आपको और समझाता हूँ, बट ये टाइम पे सिर्फ इतना याद रखिए। एब्सोल्यूट लायबिलिटी का मतलब क्या है? आपने Legal Legal liability. liability without any exceptions. विदाउट एनी एक्सेप्शंस। क्या एक केस लॉ याद रखना है आपको एब्सोल्यूट लायबिलिटी का? कौन सा केस लॉ याद रखना है आपको? MC Mehta case. एमसी मेहता केस, ठीक है। ओके, नेक्स्ट थर्ड टाइप ऑफ लायबिलिटी क्या है? क्रिमिनल लायबिलिटी। Criminal liability. क्रिमिनल क्रिमिनल लायबिलिटी क्या है? व्हाट इज क्राइम? व्हाट इज क्रिमिनल लायबिलिटी, क्या क्या है? क्रिमिनल लायबिलिटी मतलब क्या है? प्लीज सी द चैट एंड टेल मी। Criminal liability in acts which are against society. विच आर अगेंस्ट द Offense है सोसाइटी। विच आर अगेंस्ट द सोसाइटी माने क्रिमिनल माने क्राइम। जो भी आप काम करे सोसाइटी के अगेंस्ट, जो काम करे आप, उसमें जो आपकी जिम्मेदारी बनती उसको बोलते हैं आप क्रिमिनल लायबिलिटी। ठीक है। क्रिमिनल लायबिलिटी में दो चीजें याद रखना आपको। क्रिमिनल लायबिलिटी डिपेंड्स ऑन टू कॉन्सेप्ट्स, मेंस रिया, दैट इज क्रिमिनल माइंड, और गिल्टी माइंड। मेंस रिया का मतलब क्या है? गिल्टी माइंड। और एक्टस रियस एंड एक्टस रियस माने गिल्टी एक्ट। सो व्हाट इज क्रिमिनल लायबिलिटी क्या है? व्हाट liability in इज acts which are against society. किसके दो चीजें क्या डिपेंड है, किसके ऊपर डिपेंड होता है ये? Mens rea guilty mind and actus reus guilty act. माने गलत मेंस रिया माने गलत इंटेंशन, गलत नियत। एक्टर्स रियस माने गलत काम होता है, और कुछ भी नहीं है। ठीक है। क्रिमिनल लायबिलिटी दो चीजों पे डिपेंड रहती है, एक अपनी गलत नियत पे और गलत गलत हरकत पे। ठीक है। सो व्हाट इज वाइकेरियस लायबिलिटी? Indirect legal responsibility.
व्हाट इज एब्सोल्यूट लायबिलिटी? Legal liability without any exceptions. नेक्स्ट आ जाओ, व्हाट इज द केस लॉ? MC Mehta case. एमसी मेहता केस। नेक्स्ट कौन सी लायबिलिटी है? Criminal liability. क्रिमिनल हो गया ना अभी। बचा हुआ strict liability. Strict liability. अब स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्या हो सकता? Hmm. स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, लायबिलिटी विथ एक्सेप्शंस। लायबिलिटी विथ एक्सेप्शंस। Exceptions. एब्सोल्यूट लायबिलिटी क्या था? Liability without exceptions. लायबिलिटी विदाउट Exceptions. एक्सेप्शंस। कौन सा केस था वो? वो MC Mehta MC case. Mehta. एमसी मेहता केस। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्या है? Liability with exceptions. केस क्या है? केस लॉ? Rylands versus Fletcher फ्लेचर case. के, रायलैंड वर्सेस Fletcher, फ्लेचर केस। कब Fletcher आया case. ये? 1868. साल याद रखो, ठीक है? जी सर. खाली इतना ही पूछता हूँ, उससे ज्यादा नहीं पूछता हूँ। ठीक है। और एमसी मेहता केस 1986 याद रखो। रायलैंड वर्सेस फ्लेचर कब आया? 1868. और एमसी मेहता केस कब आया? 1986. एमसी मेहता केस कौन से लायबिलिटी से रिलेटेड है? Absolute liability. रायलैंड वर्सेस फ्लेचर केस कौन से लायबिलिटी से रिलेटेड है? Strict liability. स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। ठीक है, इतना याद रखो, इससे ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। इससे ज्यादा एग्जाम में नहीं आता। जब आप एलएलबी फर्स्ट ईयर में या थर्ड ईयर में जाएंगे, तो जब आपको टॉट्स में आप बहुत ही डिटेल में पढ़ते हैं चीज। ठीक है, नेक्स्ट पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which committee recommended for incorporation of fundamental duties in the Indian Constitution? सो कभी भी कोई सर पार्लियामेंट अभी कुछ काम करना है, कुछ अमेंडमेंट करना है, सर तो अभी पार्लियामेंट क्या? जी बोलिए। अभी आप एक 88 क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहे थे, तो 89 करना है। 89। ओके, सो क्या है 89? पढ़िए। Who among the following was the first woman Chief Justice of a High Court in India? सो फर्स्ट चीफ जस्टिस, वुमेन चीफ Justice. जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इन इंडिया, तो कौन है? आंसर इज Leila लीला सेठ। Seth. लीला सेठ। ठीक है, ये तो Leela याद रख Seth. लो, फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ ए हाई कोर्ट इन इंडिया। ठीक है, ये तो नाम है, नाम आपको याद रखना पड़ता। लीला सेठ इज द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इन इंडिया। सेकंड ऑप्शन क्या है? Fatima Bibi. फातिमा बीवी। इन्हों क्या करे थे? इन्हों क्यों फेमस है? फर्स्ट वुमेन जज इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। फातिमा बीवी किस लिए फेमस है? First woman judge in इन Supreme Court of सुप्रीम India. कोर्ट ऑफ इंडिया।
Leela Seth is the Okay. first Chief Justice of High Court in India. But Fatima Bibi is famous for Supreme Court of India. और ये पूछ सकता हूँ मैं, लीला से कौन से कोर्ट के चीफ जस्टिस बने? दिल्ली हाई कोर्ट। Delhi High. ठीक है, सॉरी, नॉट दिल्ली हाई कोर्ट, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, बाद में दिल्ली को ट्रांसफर अच्छा। हुए। सो शी बिकेम द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इन इंडिया। एंड व्हाट वाज द हाई कोर्ट? हिमाचल प्रदेश, एचपी। अच्छा। ठीक है, बाद में शी वाज ट्रांसफर टू दिल्ली। डन। So Fatima Bibi is Yes. important for, what is the importance of Fatima Bibi? First woman judge First in woman Supreme judge Court in of Supreme India. Court of India. What is the third option? B.V. Nagaratna. इनो क्यों फेमस है? Why she is famous? B.V. Nagaratna is going to be the first woman Chief Justice of India. Chief Justice. Is going to be the first woman Chief Justice of Supreme Court of India. So why B.V. Ratna is important? She is the first woman Chief Justice of Supreme Court of India. Going to be, अभी बने नहीं। She's going to be. Okay. 1 साल 1.5 साल के बाद अगर वक्त मिला, अगर किस्मत साथ दी, तो she will be going to be the Okay. first Chief Justice of India, woman Chief Justice of India. किस्मत साथ दी तो 1-1.5 साल के बाद। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? जी सर। नेक्स्ट क्या है? हेमा कोहली, वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। लीला सेठ, फातिमा बीवी एंड बीवी नागरत्न। हेमा कोहली इज द सुप्रीम कोर्ट जज, तेलंगाना हाई कोर्ट से होके गए थे उन्हें। ठीक है, डन। एनी डाउट्स? No sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। Which committee recommended for incorporation of fundamental duties in Indian Constitution? सो कौन सी कमेटी है? Swaran Singh Committee. स्वरान सिंह कमेटी। स्वरान सिंह कमेटी क्यों इंपॉर्टेंट है? व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? They recommended for the incorporation of fundamental duties किधर? in the Indian Constitution. इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। India. ठीक है, अभी जो फंडामेंटल ड्यूटीज है कहाँ, कौन से कंट्री से लिए? Fundamental duties. कौन से कंट्री से लिए? UK sir. यूएसएसआर, रशिया से लिए। Okay. और वो कब ऐड करे? कब ऐड करे?
1976. It is added by 42nd Amendment 1976 by Indira Gandhi government during emergency period. इतना याद रखो फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। कौन ऐड करे? और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से पार्ट में है ये? 4A. फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से पार्ट में है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में? आवाज आ रही है आप लोग? जवाब। इट इज एडेड बाय Part 4. 40 पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इट इज नॉट जस्टिसेबल। ये लिख लो बस, क्या है मैं समझा दूं बाद में। इट इज नॉट जस्टिसेबल। क्या है ये? इट इज नॉन जस्टिसेबल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है पॉइंट? यस और नो? सो फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में कुछ पूछे तो Yes. क्या क्या याद रहना आपको? कौन सी कमेटी थी? Committee Someone asked, Swaran Singh Committee. कब ऐड करे? 42nd Amendment 1976. कौन सी गवर्नमेंट थी? Indira Gandhi government. कहाँ से लिए? 46. It's Russia. part कहाँ of से? 4A. कहाँ से लिए? Russia. Fundamental duties taken from रशिया। Russia. रशिया से लिए। ये जस्टिसेबल है नॉन जस्टिसेबल है? Not justiciable. Non. नॉन नॉन जस्टिसेबल। और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में आज के तारीख में किधर है ये? Part 4A. पार्ट 4A। ठीक है, इतना याद रखो। इट्स मोर देन इनफ टू रिमेम्बर। इससे ज्यादा आपको नहीं पूछता एग्जाम में। और कितने हैं? करंटली 11 है। देर आर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। देर आर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। क्लियर है पॉइंट? समझ में आ रहा? Yes, sir. समझ में आ रहा है? सर के ऊपर से जा रहा हूँ। ओके, समझ में आ सो रहा नेक्स्ट है। क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। One NRI marries a girl in India. Which law governs their marriage? व्हाट इज एनआरआई? Indian law. एनआरआई किसको बोलते हैं? Not an Indian citizen. गलत। अपने क्लास में एक एनआरआई बैठे हुए है नहीं है? चले गए। एनआरआई किसको बोलते हैं? हु इज एन एनआरआई? एनआरआई का Born फुल in फॉर्म क्या है? India नहीं, वो नहीं। but एनआरआई का फुल stays फॉर्म क्या है? in abroad. एनआरआई का फुल फॉर्म क्या है? Non-resident India. नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किस कौन एनआरआई बन सकता? याद है, लिख लीजिए प्लीज राइट। कोई भी आदमी अगर 6 महीने के वास्ते, एनी पर्सन
फॉर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ्स इंडिया के बाहर चले गया उन्हें एम्प्लॉयमेंट के लिए या एजुकेशन के लिए, ही विल बिकम एन एनआरआई. So who is an NRI? Any person who went outside India for work for 1 month, for more than 6 months, sir. जो इंडिया के बाहर 6 महीने या 6 महीने से ज्यादा बाहर है उन इंडियन ही 6, इज एन इंडियन ओनली, बट 6 या 6 महीने से ज्यादा बाहर है उन, तो देन ही विल बी कॉल्ड एज एनआरआई. तो क्वेश्चन सिंपल पूछा उन्हें, कोई एनआरआई मैरीज ए गर्ल इन इंडिया, इंडिया में आके शादी करा उन्हें, तो कौन सा कानून लगता? Indian law. अब इसको ये देखो, इसमें ये पढ़ने के लिए कोई भी बुक में लिखे हुआ नहीं रहता आपको. अब आपको ये ऐसे क्वेश्चन ना कॉमन सेंस से देना पड़ता आंसर. समझ में आ रहा?